राजा उदय प्रताप और उनकी पत्नी यशोधरा अपने कक्ष में बैठे थे। अब हमें अपने दोनों बेटों का विवाह कर देना चाहिए। हाँ, पर वो इसके लिए तैयार तो हो। दोनों ही राजकुमार बहादुरी और योग्यता में एक से बढ़कर एक थे। बड़ा राजकुमार अमर तीर धनुष और अस्त्र शस्त्र में निपुण था। छोटा राजकुमार शिवेंद्र घुड़सवारी और देश विदेश की सारी खबरें जानने को उत्सुक रहता। अमर किसी काम से उधर से निकला तो राजा को कहते हुए सुना, अरे तैयार क्यों नहीं होंगे? शादी की उम्र हो गई है उनकी। जैसी वधू चाहेंगे हम उनके लिए वैसी ही ढूंढ लेंगे। आप मंत्री जी से कह दीजिए अगल बगल के देशों में खबर भिजवा दें कि हम अपने राजकुमारों का विवाह करना चाहते हैं। तभी अमर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर, पिताजी हम अभी विवाह नहीं करना चाहते हैं। पहले हम दोनों देश विदेश का दौरा करने जाना चाहते हैं, उसके बाद ही हम विवाह करना चाहते हैं। चलो फिर ये भी इच्छा पूरी कर लो। दूसरे ही दिन दोनों राजकुमार साधारण वेशभूषा में पूरी तैयारी के साथ माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकल गए। अमर का घोड़ा सफेद था, जबकि शिवेंद्र का घोड़ा काले रंग का था। दोनों जंगल पहाड़ियाँ पार करते हुए बहुत दूर निकल गए थे। सूरज सर पर चढ़ आया था। रास्ते में एक नदी पड़ी। शिवेंद्र, चलो नदी में मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ी राहत मिल जाएगी। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आराम भी कर लेंगे और घोड़े भी थोड़ा विश्राम कर लेंगे। ठीक है, चलो। उन दोनों ने नदी किनारे एक पेड़ की छांव में घोड़ों को बांध दिया और जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और घोड़ों को पानी पिलाकर पेड़ की छांव में आराम करने लगे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह से घूंघट से ढका हुआ था और वो लंगड़ा कर चल रही थी, पेड़ के नीचे आई। अब मेरी टोकरी बहुत भारी है, आप लोग इसको उठाने में मेरी मदद कर देंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। कहाँ तक जाना है? बस पास ही में मेरा घर है। मेरे पाँव में चोट लग गई है, इसलिए आपसे मदद मांगने चली आई। सुनसान सड़क पर भी इतना बड़ा घूंघट डालकर चलोगी तो चोट तो लगेगी ही ना। दोनों ने उसकी टोकरी उठा ली। आप आगे आगे चलिए, हम टोकरी लेकर पीछे चलते हैं। जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ उसकी राह देख रही थी। उसके साथ दो अजनबियों को देखकर, ये लोग कौन हैं? माँ, मेरे पाँव में चोट लग गई थी ना, तब इन लोगों ने मेरी टोकरी घर तक लाने में मदद की। अच्छा, इन्हें ताजे अनार का शरबत पिलाती हूँ। वो शरबत लेने अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में उसकी माँ शरबत का ग्लास लेकर आई। दोनों ने शरबत पी लिया। तब उन्होंने एक बटुआ दिया। तुम दोनों ने हमारी बेटी की मदद की है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। दोनों भाई वापस आकर अपने अपने घोड़ों पर बैठे और आगे चल दिए। वे लोग चलते चलते सुल्तानगढ़ की सीमा पर पहुंच गए। उस दिन वहां के राजा वीरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार आदित्य की शादी की बहुत बड़ी दावत थी। उसमें उस नगर के सभी निवासियों को बुलाया गया था। वे दोनों भी वहां जा पहुँचे। उनके यहाँ कोई उपहार भी लेकर जाना चाहिए था। चलते समय उस औरत ने हमें एक बटुआ दिया था, उसको खोलकर तो देखते हैं कि उसमें क्या है। ये बटुआ तो हीरो और मोतियों से भरा है। चलो यही दे देंगे, ये हमारे किस काम का है अब। जब वे दोनों वहां पहुँचे तो राजकुमार आदित्य के हाथ में वो हीरे मोतियों से भरा बटुआ पकड़ाकर उसे शादी की बधाई दी। आप लोग खाना खाकर जाइएगा। राजकुमार की माँ वो बटुआ उनके हाथ से लेकर देखने लगी और उसे देखते ही बिल्कुल सन्नाटे में आ गई। तुरंत राजा के पास गई। ये तो बिल्कुल वही हीरे मोती हैं जो हमारी राजकुमारी आहाना की आंखों से गिरने वाले आंसुओं की तरह थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने भी उन रत्नों को पहचान लिया। दोनों राजकुमार अभी खाना खाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार ही हुए थे कि राजा वीरेंद्र के सिपाही उन्हें बुला कर ले आए। हम आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहते हैं कि आपको ये हीरे मोती कहाँ से मिले? हमारे लिए बहुत ही खास है ये। अमर ने राजा वीरेंद्र को सब कुछ बता दिया। आप तो इतने बड़े राजा हैं, आपके खाने में तो इससे कई गुना कीमती हीरो और मोतियों की भरमार होगी। राजा वीरेंद्र लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, जरूर वो लड़की हमारी राजकुमारी आहाना ही है। आप हमें अभी इसी वक्त वहाँ लेकर चलिए। लेकिन वो राजकुमारी तो नहीं लग रही थी, बात क्या है?
हमारी राजकुमारी फिर से माँ बनने वाली थी। उन्हीं दिनों महल के बाहर असहाय अवस्था में पड़े एक फकीर की उन्होंने बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने उसे एक आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुमने मेरी बीमारी में इतनी मदद की है, मुझे भरपेट खाना भी खिलाया है। तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे के लिए दुआ करता हूँ कि वो हंसेगी तो फूल झड़ेंगे और रोएगी तो हीरे मोती। शायद वही फकीर ईश्वर का भेजा हुआ दूत ही था। हम तो फकीर की बात भूल भी गए थे। हमारी जुड़वा बेटियां पैदा हुई। आहाना 3 मिनट बड़ी थी, मालिनी उससे छोटी थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था, और जब वो हंसी तो उस फकीर की कही हुई बात सच हो गई। हमारी आहाना के हंसने पर इतने फूल झड़ते थे और रोने पर हीरे मोती। हम अपनी बच्ची पर सख्त पहरा रखते थे। वो दोनों 2 साल की हो गई थी। एक दिन आहाना और मालिनी रानी के पास सो गई थी। रानी बहुत गहरी नींद में थी। तभी रानी ने देखा कि आहाना गायब हो गई थी। हमने सिपाहियों को उसी समय दौड़ा दिया। बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिली। तब तक रानी अपनी संदूक खोलकर ढेर सारे हीरे मोती लेकर आ गई। देखो, ये वही हीरे मोती है ना? मैंने 16 वर्षों से इसे संभाल कर रखा है। राजकुमारों ने देखा, ये तो वाकई बिल्कुल वैसे ही हीरे मोती थे। तब देर किस बात की, चलिए अभी चलते हैं। राजा वीरेंद्र और रानी उन दोनों के साथ उसी नदी के किनारे पहुँचे और पेड़ से घोड़ों को बांधकर उस लड़की के घर की तरफ चल दिए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस लड़की की माँ अनार तोड़ रही थी। उसने राजकुमारों को देखते ही समझ लिया कि ये लोग क्यों आए हैं। हमारी राजकुमारी आहाना आपके पास है, हमें उससे मिलना है। जरूर मिलिए। वो उस लड़की को बुला कर लाई। उस लड़की के चेहरे पर अभी भी घूंघट था। बेटी, अपना घूंघट खोल दे। अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जैसे ही घूंघट हटाया, अमर उसको देखता ही रह गया। वो सुनहरे बालों वाली लड़की आसमान से उतरी किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। हाँ, ये हमारी राजकुमारी आहाना ही है। ये तुम्हें कहाँ मिली? शाम का समय था। इसी पास वाली नदी के किनारे ये बच्ची अकेली बैठी थी। मैंने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं कुछ देर इसकी माँ का इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तब मैंने इस बच्ची को गोद में उठा लिया और इसे अपने साथ ले आई। राजकुमारी आहाना के गिरने वाले आंसुओं से हीरे मोती बन जाते थे, इसलिए हमारे महल के ही किसी दास या दासी ने हमारी राजकुमारी को उठा लिया होगा। और जब बच्ची को ढूंढने के लिए चारों तरफ सिपाहियों को दौड़ाने का शोर मचा होगा, तब बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गए होंगे। आहाना ये सुनकर अपनी माँ के पास आकर उनसे लिपट गई। मेरी माँ को पता था कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझे जरूर मिल जाएंगे। उसने मुझे अपनी बच्ची की तरह बिल्कुल प्यार से पाला है। राजा वीरेंद्र ने बेटी को गले लगा लिया। उसी समय वो औरत एक छोटा सा संदूक लेकर आई। इसमें राजकुमारी के आंसुओं से बने हीरे मोती हैं, जो मैंने संभाल कर रखे थे कि जब इनका विवाह होगा तब इन्हें दे दूंगी। राजा वीरेंद्र उस औरत की ईमानदारी देखकर नतमस्तक हो गए और बोले, हमारा सबसे कीमती रत्न आपने इतने प्यार से संभाल कर रखा था। अब हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। राजा वीरेंद्र ने अमर और शिवेंद्र की तरफ देखा। तुम दोनों की वजह से आज हमें हमारी बेटी वापस मिली है। हम तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं। हम दोनों राजा उदय प्रताप सिंह के पुत्र हैं और देश भ्रमण के लिए निकले थे। तुम दोनों देश का भ्रमण करके वापस सुल्तानगढ़ ही आना। दोनों राजकुमारों ने वहीं से विदा ली और बाकी लोग राजा वीरेंद्र के महल पहुँचे। राजकुमारी के मिल जाने की खुशी में खूब जश्न मनाए गए। दूसरे दिन ही राजा वीरेंद्र राजा उदय प्रताप सिंह के राज्य में गए और उन्हें सब कुछ बताया। मैं अपनी राजकुमारियों का विवाह आपके राजकुमारों से करना चाहता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। कुछ महीनों के बाद ही दोनों राजकुमार अब सुल्तानगढ़ पहुँचे।
तब राजा वीरेंद्र ने उनका खूब स्वागत किया। आप दोनों को इनाम देने के लिए मेरे पास मेरी दोनों राजकुमारियों से मूल्यवान कुछ भी नहीं। दोनों राजकुमार बहुत खुश हुए। अगले हफ्ते ही एक शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तारीख तय हो गई। अमर का विवाह अहाना से और शिवेंद्र का मालिनी से कर दिया गया। आप अब तो बता दीजिए कि आप अपने चेहरे पर हमेशा घूंघट क्यों डालती थी? मेरी माँ कहती थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए, इसलिए। आपकी माँ बिल्कुल सही कहती थी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो उस घूंघट का आभारी हूँ, वरना ना आपके पाँव में चोट लगती और ना हम दोनों मिले होते। अहाना ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथों पर रख दिया। सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।